हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? नए साल आ गया है, 2022 स्टार्ट होने वाला है। जस्ट चंद घंटे की बात है और अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे और बाकी हैं। उसके बाद 2021 ख़त्म होने वाला। 2022 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आपके भी बहुत सारे सपने होंगे, मेरे भी बहुत सारे कुछ सपने हैं। चलिए दोनों मिल करके किसी न किसी सपने को पूरा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा सपना यही है कि आप लोग नीट क्वालिफाई करें, आईआईटी क्वालिफाई करें, और आपका सपना ये होगा कि सर जो पढ़ाएं वो क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, बस मेहनत करना है दोनों आदमी को। और नए साल में हम यही कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल स्टूडेंट। और इसके मैं यही कहूँगा कि आज आप क्या करें, कोई ना कोई एक गलती अपने से निकाल लें जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, जो आपकी लाइफ की लगती है कि नहीं ये चीज़ें अगर मैं निकाल दूंगा तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तो आज आप क्या करें, बुरी आदतों को छोड़ने का एक प्रण करें। एक बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्या, एक प्रतिज्ञा करें अपने आप से कि नहीं मैं इस साल ये बुरी आदतें मैं छोड़ दूंगा और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं तो कहूँगा कि मैं बुरी आदतें मेरी यही है कि मैं और मेहनत करूँ और मेहनत करूँ और मेहनत करूँ। हे ईश्वर से मैं यही कामना हमेशा करता हूँ कि हे ईश्वर मुझे इतनी क्षमता दे दो कि बस 24 घंटे के बदले हम उसको 25 घंटे में कन्वर्ट कर दूँ। जो संभव तो नहीं है, लेकिन 24 घंटे भी मेहनत करूँ, कोशिश तो मेरी यही होती है। तो आइए हम लोग जितने सारे 11th के स्टूडेंट हैं, जितने सारे 10th पासिंग स्टूडेंट हैं, जो अब 11th को वैसे स्टूडेंट जो 12th में जाएंगे, इस सारे चैप्टर्स को जो अगर नहीं देखे होंगे इस टॉपिक को, तो इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख नहीं सकते हैं। और जैसे ही यूपैक ख़त्म होगा तो हम लोग का कॉमन नेम भी चाहिए होगा। सम कॉमन नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन यूपैक नेम। तो इसलिए बहुत सारे कॉमन नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन नेम से क्वेश्चन को रख देगा आपके सामने, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड कुछ भी रख देगा वहाँ पे, और आप अगर नहीं जानते हैं तो केमिस्ट्री वहाँ पर आप नहीं बना पाएंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इससे रहता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो क्या करता है, किसी न किसी चैप्टर से नोमेनक्लेचर को बस कनेक्ट कर करके आपके सामने क्वेश्चन को रखता है। 1-2 क्वेश्चन हर साल इससे रहता है, डायरेक्टली नहीं रहता है, इनडायरेक्टली रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहीं पे ख़त्म करें। तो आइए हम लोग सारा नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक या इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसमें आप लोग का सबसे पहला आएगा, सबसे पहला टॉपिक इसका होता है, इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है। अब नोमेनक्लेचर में हम लोग का सबसे पहले आएगा, समझेंगे। अब नोमेनक्लेचर की कुछ हिस्ट्री हम लोग बता दें, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। वो हिस्ट्री भी कभी कभी वो रिकॉल नीट में कर देता है, तो उसको भी जानना जरूरी है। आइए हम लोग कर देते, कभी कभी करता है, लेकिन फिर भी जानना तो जरूरी है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का आएगा कि द टर्म ऑर्गेनिक। जो टर्म ऑर्गेनिक दिया था वो जे वर्जिलियस ने दिया था। तो पहला आ गया कि टर्म ऑर्गेनिक, पहला पॉइंट लिखते जाएंगे साथ साथ। टर्म ऑर्गेनिक कौन दिया था? टर्म ऑर्गेनिक कौन दिया था? जे वर्जिलियस ने दिया था। जे वर्जिलियस ने दिया था, लिखते जाएंगे। टर्म ऑर्गेनिक कौन दिया था? जे वर्जिलियस ने दिया था। उसके बाद से आ गए दूसरे आ गए टर्म ऑर्गेनिक वाज गिवन बाय जे वर्जिलियस। उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में लिखिएगा। उसके बाद से आ गए लेबवाइजर। लेबवाइजर को बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेबवाइजर को बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, और या इन्हीं को बोला गया फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको बोला गया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बस यही कहा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस बाय एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने यही कहा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिखते जाइएगा साथ साथ। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ORG है, और क्लियर लिख देता हूँ। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस बाय एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल करके बना। यही दे देगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था?
तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था सारे क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल करके बना था। अब यहाँ पे आ गया कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वही है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने सारे होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे पहले, अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन चल रहा है, बस 1 क्लास 2 क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे सारा कुछ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो लिखेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लिखते हैं यहाँ भाई द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से आ जाए फिर जे वर्जिलियस है। जे वर्जिलियस ने दिया था, टर्म दिया था, लेकिन स्टार्ट तो इन्होंने किया था, इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्होंने इनको कहा गया। उसके बाद से फिर आए यहाँ पे जे वर्जिलियस, जे वर्जिलियस। तो जे वर्जिलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, जे वर्जिलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी यही था अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी सम वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स और लिटिल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इनका कहना था यानी कोई ना कोई दैवीय शक्ति जरूर है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन्होंने पहले लिख लीजिएगा सम वाइटल फोर्स, इनका स्टेटमेंट क्या था पहले लिख लेंगे हम लोग, सम वाइटल फोर्स और लिटिल फोर्स, सम वाइटल फोर्स और लिटिल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर formation of organic compounds, responsible for formation of organic compounds। कोई ना कोई क्या था, सम वाइटल फोर्स, लिटिल फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार था। इनका कहना यही था कि सम वाइटल फोर्स, लिटिल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स मतलब अदृश्य शक्ति कोई ना कोई क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका मतलब है कि ये कहना चाह रहे थे ये दूसरे शब्दों में कि डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। यानी इस सेंस का मतलब यही तो हुआ कि कह रहे हैं क्या कि उन्होंने भगवान होंगे या तो भूत होगा या तो कुछ होगा, वही अदृश्य शक्ति क्या है हमारे बॉडी के भीतर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हमारे पास वो ताकत नहीं है, और जब हमारे पास ताकत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि नो एनी कंपाउंड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइव सिंथेसाइज इन लैब, हम नहीं कर सकते हैं। इनका सेंस यही था। यानी इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इन अदर वर्ड्स no any compounds are directly or indirectly synthesized in lab, directly or indirectly synthesized in lab। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तब इनसे पूछा गया कि बताइए तब कोई भी कंपाउंड का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ डेटा दिया था, उस डेटा को जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग सीखते हैं, कॉपी कीजिए।
नेक्स्ट आइए कि हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पाया जाता है। आप लोग बुक में पढ़े भी होंगे और वो जानना भी जरूरी है, बाद में वो रिवीजन भी होगा, धीरे धीरे हम लोग को याद हो जाएगा, लेकिन जानना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला उन्होंने बोला था क्या, पहला आएगा आपका मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड फर्स्ट पॉइंट, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, रेड आंट में पाया जाता है। आप जानते हैं पहले से, रेड आंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसी को क्या बोला गया, फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड रेड आंट में पाया जाएगा। दूसरा आएगा, नेक्स्ट आएगा मैलोनिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड जो आएगा वो आपका एप्पल में पाया जाता है। एसिड, और एसिड तो जानते हैं कि टेस्ट में खट्टा होता है, तो एप्पल भी तो खट्टा ही ना होता है, टमाटर में भी होता है, टमाटो भी होती है, सारे में कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड जरूर पाया जाता है। तो पहला हो गया मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाएगा, रेड आंट में पाया जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, आपका मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, एप्पल में पाया जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आ जाएंगे आप लोग का यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, CH2। जो जानते हैं वो पहले से लिखिए, नहीं जानते हैं जानिए, आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यूरिया कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। उन्होंने सारी एक डेटा उन्होंने बताई थी, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे फोर्थ में, उन्होंने कहा यूरिया या यूरिक एसिड भी होता है। तो यूरिक एसिड भी ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड भी कहाँ पाया जाएगा, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। यूरिक एसिड और यूरिया भी यूरिक एसिड। अब आएंगे, नेक्स्ट आएगा हम लोग का लैक्टिक एसिड, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लिख दीजिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क नहीं देखते हैं, दूध का प्रचार जो देता है लैक्टोजन लिखता है वहाँ पे, बड़ा डब्बा पाउडर वाली दूध की जो होती है उसमें क्या लिखता है, लैक्टोजन लिखता है। इसका मतलब क्या है, लैक्टोजन से बना है क्या, ये लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाएगा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाएगा। 6 आपका हो जाएगा टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, ये मेरा बचपन का नाम था, टार्टेरिक एसिड, बच्चे रख दिए थे हमको 11th में। टार्टेरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, टैमेराइंड में पाया जाता है। टैमेराइंड का मतलब क्या होता है, इमली होता है। नेक्स्ट आप लोग लिख लेंगे 7 में आपका आता है वुड स्प्रेट। वुड बहुत वेरी पॉपुलर है, 12th तक ये पीछा करेगा आपका, वुड स्प्रेट। वुड स्प्रेट किसको बोलते हैं, CH3OH। CH3OH को क्या बोलते हैं, वुड स्प्रेट। ये क्या पाया जाता है, ये कहाँ से निकलता है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव क्या है बाद में हम लोग समझेंगे इसको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आएगा 7 मार्स गैस। 8 आएगा ना, 8 होगा मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को। ये क्या होता है, मार्सी प्लेस, मतलब मार्सी का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे सड़ा गला होता है, मार्सी प्लेस। जहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकते हैं, तो कूड़ा जहाँ पे फेंक के आते हैं, देखते हैं ना, बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं, करते हैं ऐसे, है ना, वहाँ पे उठा डालेंगे वही, लेकिन बंद भी करेंगे वही। तो वो क्या होता है, मार्सी प्लेस पे पाया जाता है, मार्सी प्लेस पे पाया जाता है। उसके बाद से आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा वेरी पॉपुलर नेम, ये भी आपको याद करना है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड लेमन में। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बाद में हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद से हम लोग का आएगा ये ऑक्जेलिक एसिड। 9th हो गया ना, 9th के बाद हम लोग का कौन सा आएगा, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड माय डियर ये टोमेटो में, टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। और नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। मार्सी में ये मार्स गैस हो गया, वुड स्प्रिट हो गया, ये ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। और ब्यूटारिक एसिड एक आया, और एक और है आप लोग का यहाँ पे, कम से कम इतना जरूर याद रखेंगे, ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड जो होता है, बटर मक्खन खाते हैं ना, हल्का टेस्ट खट्टा होता है उसका, उसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंसिड बटर में पाया जाता है, रैंसिड बटर में पाया जाता है।
तो इन्होंने क्या किया था, जे बर्जीलियस ने उनसे पूछा गया था कि उन्होंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो जब लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो उनसे अगला क्वेश्चन हुआ कि तब इसको प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला क्या कि इसको प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि मैं वो जो डेटा देता हूँ उसी तरह धीरे धीरे इन्वेंशन होगा और हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन्होंने बस यही डेटा बताया कि मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड रेडांट में पाया जाएगा, मैलोनिक एसिड एप्पल में पाया जाएगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड ह्यूमन यूरिन में पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाएगा, टार्टेरिक एसिड टेमेराइंड एंड वगैरह। आप समझ रहे हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद से आ गए, उसी के बाद से उन्हीं का स्टूडेंट थे फ्रेडरिच होलर। इन्होंने कहा था कि लैब में सिंथेसिस नहीं करते हैं, फ्रेडरिच होलर ने लैब में सिंथेसिस करके दिखा दिया। तो कौन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो उन्होंने लैब में सिंथेसिस किया था, ये सीखना जरूरी है। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का, उसके बाद मैंने बताया था ना कि जे वर्जीलियस के बाद कौन आया था, उन्हीं का स्टूडेंट कौन थे, फ्रेडरिच होलर। तो फ्रेडरिच होलर कौन थे, स्टूडेंट ऑफ वर्जीलियस। फ्रेडरिच होलर कौन थे, स्टूडेंट ऑफ वर्जीलियस। फ्रेडरिच होलर वाज द स्टूडेंट ऑफ बर्जेलियस। वो बर्जेलियस के स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या किया था, यानी होलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक, अब प्रश्न है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मैं तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ, पहले हम लोग सीख लेंगे, बट ओरली सीखेंगे, बाद में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे अभी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि होलर वाज द, पहले लिख लेंगे आप लोग, होलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट which convert inorganic compound into organic compound। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया था। तो वही कह रहा है, होलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आ गया। अब इसके बाद से इन्होंने, अब प्रश्न है कि सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। बहुत आसान है। घर में मम्मी जिस तावे पर रोटी बनाती हैं उसको देख रहे होंगे आप लोग, इमेजिन कीजिए, उस पर क्या कीजिए, दो क्रिस्टल आपके घरों में मौजूद है। एक कॉमन सॉल्ट NaCl मौजूद है और एक आपका शुगर मौजूद है C12H22O11 मौजूद है। दोनों को तावे पे रख दीजिए। मम्मी जिस पर गर्म हो चुका है, मम्मी तवा से वो रोटी बना चुकी हैं, फाइनलाइज कर चुकी हैं। अब उस पर क्या करना है, आपको उस दोनों को डाल देना है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका शुगर जो है, चीनी जो है वो पिघल जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। लेकिन नमक, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट उसको बोलते हैं, सब जानिए। धीरे धीरे मैं आपको रिकॉल करवाते जाऊंगा, याद करवाते रहूँगा। तो नमक क्या है, NaCl, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। तो उसको अगर हम लोग करेंगे, कॉमन सॉल्ट भी है, तो उसको अगर हम लोग कितना हो गर्म कीजिएगा, अगरबत्ती जला कर कहूँ भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यम करते रहिएगा, वहाँ पे कुछ भी कोई मंत्र तंत्र करते रहेगा, वो ब्लैक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक हो जाएगा वही आपका कार्बन है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और जो ब्लैक नहीं हो रहा है उसका मतलब वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यानी जिस पेज पे आप लिख रहे हैं वो जलने के बाद ब्लैक हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक है। जिससे आप लिख रहे हैं पेन से, वो भी ऑर्गेनिक है। जो लिख रहा है ये यहाँ बैठ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो भी तो ऑर्गेनिक है, ये भी जलेगा तो ब्लैक ही होगा। तो जो चीज़ जलने पे ब्लैक हो जाएगा वो ऑर्गेनिक है। जैसे एल्युमिनियम का बर्तन देख रहे हैं ना, स्टील, कहाँ ब्लैक होते हैं सब, वो जल कितना, उसी में तो खाना बनता है, वो ब्लैक कहाँ होता है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक है वो। गोल्ड इनऑर्गेनिक, आयरन इनऑर्गेनिक, ये जलने पर ब्लैक नहीं होते हैं, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। ओरली इतना ही समझना है फिलहाल। अभी आगे जाके हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे समय के अनुसार।
तो होलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, लैब भी लगा दीजिएगा क्योंकि लैब में इन्होंने सबसे पहले किया था। अब प्रश्न है कि उन्होंने क्या लिया था, तो उन्होंने लिया था क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसको क्या, NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, अमोनियम, और क्लोरीन अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। आप अगर आप नहीं जानते हैं, कहीं प्रश्न ये कभी धोखा मिल रहा है कि नहीं, हम कुछ खास जाने होते तो आपके जो जूनियर हैं घरों में, उनको कहिए 9th क्लास में अगर पहुंच गए हैं तो सारा को याद करने की कोशिश करें। जितने सारे आपके क्या है वो आयंस दिया गया है, सारा वहाँ पे रटें ताकि आगे जा करके उनको बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद से अमोनियम साइनेट उन्होंने ले लिया, KCNO। ये होता है अमोनियम साइनाइट, साइनाइट होता है अमोनियम साइनाइट। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम साइनेट, ऑक्सीजन आ गया। पोटासियम साइनेट, अमोनियम नहीं पोटासियम है ना, के का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी पोटासियम है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, पोटासियम साइनेट बनेगा, अमोनियम बनेगा, पोटासियम साइनेट हो गया। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पहले से जानते हैं कि जैसे NaCl को आप जानते होंगे, तो NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में, ये ब्रेक होगा तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। उसी तरह सिमिलरली अगर KCl को ब्रेक कीजिएगा तो K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, जो आप पहले से जानते हैं, बस हिंट्स में ले रहा हूँ वहाँ से। तो जब ये Cl माइनस में टूटा माय डियर, तो NH4 प्लस किस में टूट, NH4 किस में टूट जाएगा, प्लस में टूट जाएगा। अगर रेस्ट मॉलिक्यूल प्लस में टूट रहा है, ये मॉलिक्यूल प्लस में टूट रहा है, तो रेस्ट मॉलिक्यूल किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अब ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करेगा। अब समझिएगा, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ निकलेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ निकलेगा, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, NH4 अमोनियम साइनेट। ऐसा यही मैं बोल रहा था यहाँ पे NH4, और ये आ जाएगा आपका कौन सा, CNO, अमोनियम, अमोनियम पे क्या आ गया, प्लस CNO पे क्या आ गया, माइनस, अमोनियम साइनेट। और यहाँ से क्या निकल गया, KCl निकल गया, ये KCl निकल गया। और इसी को उन्होंने कहा, क्या कहा था, अमोनियम, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी को उन्होंने कहा था अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट था। अब इस अमोनियम साइनेट को NH4CNO, अमोनियम साइनेट, ये जब जलने के बाद उनको जो उन्होंने जलाई तो उन्होंने देखा कि ब्लैक नहीं हो रहा है। इसका मतलब था कि ब्लैक नहीं होगा तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये कैसा आ गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन अलग नहीं, ऑर्गेनिक अलग नहीं ना, तो अलग अलग है, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एक साथ लिखिएगा वहाँ पे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझने की कोशिश करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब उन्होंने इसको हीट किया तो ये मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट का प्रोसेस अपनाया, रीअरेंज किया अपने आप को, ARRAN है, GEMENT, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस किया, मतलब मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके एक नया कंपाउंड बना दिया, कौन सा, NH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया NH2। दिस इज द केस ऑफ यूरिया। यानी इसी को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। इसी को उन्होंने क्या बोला, यूरिया। तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 का नाइट्रोजन है, NH4CNO मतलब अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने रीअरेंज किया, गर्म किया, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को व्यवस्थित किया, रीअरेंज किया, दूसरे रूप में ले गया, और दूसरे रूप में जब वो ले गया तो एक नया कंपाउंड बनाया, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, NH2CO, NH2। यानी ये जो बना यही आपका क्या है, यूरिया है, यूरिया। और ये यूरिया को जब, यूरिया आप घर में देखे होंगे जो फार्मर किसान अपना खेतों में डालते हैं, तो ये यूरिया आ गया। अब इसी यूरिया को, यानी ये यूरिया को जब जलाया गया तो देखा गया कि ब्लैक हो रहा है, सेम सब कुछ वही था, ब्लैक हो रहा है। तो जब ब्लैक हो रहा है इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। जो जलने के बाद ब्लैक हो जाएगा वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो जलने के बाद ब्लैक नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से देखें ना, 2 नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, उसमें भी नाइट्रोजन आपका 2 है, दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4 आ गया, इसमें भी हाइड्रोजन 2 and 2 4 है।
कार्बन इसमें 1 है, इसमें भी कार्बन आपका 1 है और ऑक्सीजन भी आपका 1 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन आपका 1 है। मतलब सब कुछ वही है, बस रीअरेंज करके एक नया कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और जब हीट किए तो वो क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस प्रकार ये पता चला कि यूरिया को किसने बनाया, फ्रेडरिच होलर ने लैब में बनाया। और वो कौन थे, जे वर्जिलियस के स्टूडेंट थे। जे वर्जिलियस ने क्या कही थी कि किसी भी चीज़ को लैब में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। गुरु गुरे रह गया, चेला चिन्नी बन गया। मतलब इन्होंने लैब में सिंथेसिस करके दिखा दी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया was the first organic compound which is synthesized in lab, जिसको लैब में सबसे पहले बनाया गया। तो एक बार नहीं देखते हैं कि एक बार अगर मोबाइल आ जाए क्या कि देखिए मोबाइल में, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मोबाइल आ जाए क्या कि नहीं देखो ये बाल काटता है, तो अगला बार जरूर एक दूसरी कंपनी निकाल देगी तो बालें काट रहा था ना, ये दाढ़ी भी काटता है। तीसरी में होगा तब तक इन्वेंशन होगा और कि तीसरा में आ जाएगा नहीं ये बाल तो काटता ही है, दाढ़ी भी काटता है, ये पॉकेट भी काटता है, पॉकेट भी काटने लगेगा। तो साइंटिस्ट एक ने बनाया, फ्रेडरिच होलर ने बनाया, सारे साइंटिस्ट मूव करने लगे, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, मेरा भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, शुरू हो गया वहां से। तो एक दो का और इंपॉर्टेंट है वो जानना है, कॉपी कीजिए तो मैं लिख देता हूं। आइए नेक्स्ट थे आपके बर्थलॉट। नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट फ्रेडरिच होलर के बाद आए बर्थलॉट। इन्होंने क्या किया, ही सिंथेसाइज मीथेन, he synthesized methane from its constituent element. He synthesized methane from its constituent element. He synthesized methane from its constituent element. मतलब इन्होंने क्या किया, तो कार्बन को लिया और यहाँ पे क्या किया, 2 हाइड्रोजन को लिया और दोनों को कहाँ से कहाँ पे गर्म किया, 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। तो जैसे ही उन्होंने गर्म किया ये दोनों मिल गए, दोनों हीट किया गया उन्होंने, दोनों मिल गए और मॉलिक्यूल क्या बना दिए, CH4 का फॉर्मेशन कर दिए। उसके बाद से आ गए कौन सा, कॉलवेज। इन्होंने क्या किया, एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया। तो लिख लेंगे ही सिंथेसाइज्ड ये फर्स्ट साइंटिस्ट होलर हुए, सेकंड साइंटिस्ट बर्थलॉट हुए, थर्ड साइंटिस्ट आपको जानना है कॉलवे के बारे में, सिलेबस आपकी यही कहती है। ही सिंथेसाइज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, 10th में पढ़नी थी आपको, CH3COOH। ही सिंथेसाइज एसिटिक एसिड इन लैब। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद से आ जाएगा, तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रश्न है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे टोटल आपके 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट है, कभी कभी बुक में 108 भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे उसमें से खोज नहीं है, लेकिन नेमिंग तो हो चुकी है 118 एलिमेंट की। तो 180 एलिमेंट से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि सारे एलिमेंट को एक बुक में रख दिया गया इनऑर्गेनिक एक कंपाउंड में, और उसके लिए मात्र इतनी मोटी बुक पढ़ी जाती है, और कार्बन के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ी जा रही है। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसका रेंज बहुत बड़ा है, चारों तरफ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे पड़े हैं, खाना भी खा रहे हैं ऑर्गेनिक, पहन रहे हैं भी ऑर्गेनिक, ब्रश भी ऑर्गेनिक, पेस्ट भी ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिक है। आसपास में जितने सारे कंपाउंड्स हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए, यहाँ तक कि आपका वो नूडल्स, मैगी वो भी है, चाउमीन वो भी है, पानी पूरी वो भी है, गुपचुप वो भी है, सारे का सारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना पड़ा है। तो इसीलिए इसका रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको अलग एक सेपरेट क्या किया गया, बुक बना दिया गया। और वैसे भी 11th का सिलेबस तो बहुत इसका अच्छा है।
तो अब आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद से आ जाएगा हम लोग का रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखेंगे वहीं पे रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला आएगा जितने सारे आपके क्या हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, सारे तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पहला मॉलिक्यूल रेंज में बस एक दो कर लेते हैं हम लोग, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम्स, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम्स। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में कौन आएगा? तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम में कौन आएगा? जैसे मान लेंगे कि ये क्या बोलते हैं गैसियस हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन उथेन जो आपके सिलेंडर आपके घरों में आती है, सीएनजी वगैरह वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा गैसियस हाइड्रोकार्बन। गैसियस हाइड्रोकार्बन हो सकता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है? पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, डीजल, पेट्रोल भी, केरोसिन ऑयल, और अदर भी बहुत सारे लुब्रिकेटिंग, जैसे आप लोग टॉय ये लगाते हैं ना वो वैसलीन, वो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस जो डाला जाता है वो भी आपका एनी लुब्रिकेटिंग ऑयल। जितने सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल हैं सारे के सारे क्या होंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके एनिमल बॉडी में, तो एनिमल बॉडी में क्या होगा? जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद से आ जाएगा हार्मोन, जितने सारे हमारे बॉडी में निकल रहे हैं हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आपकी बॉडी में इंजाइम्स भी निकल रहा है, वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट आएंगे प्लांट। अब इसमें एनिमल किंगडम हो गया, तो थर्ड हम लोग का आ जा रहा है कौन सा? प्लांट। तो प्लांट में आएंगे तो प्लांट में भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट क्या देता है? ऑयल देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, डाइज रंग देता है, वो भी आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, परफ्यूम्स देता है, परफ्यूम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वगैरह वगैरह बहुत सारा है। इसमें आप एंडलेस है, आप इसको क्या कर सकते हैं, बस एक दो जानना जरूरी है। उसके बाद से आएंगे फंगी जितने सारे होते हैं, फंगी जो भी बोलते हैं आप लोग, फंगी बोलते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप लोग बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे बहुत सारे एसिड का फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है, बहुत सारे विटामिन का फॉर्मेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करवाया जाता है। सब पढ़ना भी आप लोग को, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ना है, विटामिन। उसके बाद से अल्कोहल शराब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाई जाती है। उसके बाद से जितनी सारी दवाएं हैं एंटीबायोटिक्स, तो जितनी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से इससे बनाई जाती है। तो रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का खत्म हुआ, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है, बस हम लोग का खत्म हो जाएगा, हम लोग दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, जरूर नोट करें। हम नेक्स्ट आएंगे, अब हम लोग का चलेगा, तो रेंज हम लोग का खत्म हो गया। अब उसके बाद से हम लोग का आएगा नेक्स्ट, आप लोग का आ जाएगा कोई टर्म है, जैसे मान लेंगे कि एलपीजी लिखते हैं, इसमें भी तो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं। तो एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड, पी का मतलब पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लियम ई होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का कौन सा आएगा? सीएनजी, नाम सुने? अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या है? जैसे आपके घरों में जो सिलेंडर है, कुकिंग सिलेंडर जो है, उसमें सारे गैस को क्या लिक्विड के रूप में रखा गया, देखते नहीं ऐसे ऐसे आप उसको मूव करते हैं तो क्या करता है? बचता भी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम है। चलिए उसका उदाहरण नहीं है आपके पास, उसका एग्जांपल आपके नहीं आ रहा था, परफ्यूम्स ऐसे देखते ना, ऐसे बचता है, वो भी तो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स है।
तो उसी को जस्ट लिक्विड जैसे ही है वैसा ही आपका सिलेंडर में भी है, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल करके बना है। उसके बाद से आएगा सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब क्या हो गया, उसको हाई प्रेशर पे उसको रख दिया गया है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एलएनजी। एलएनजी याद रखेंगे थोड़ा, एलएनजी, एलएनजी का मतलब क्या हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म है, याद रखना है, बहुत जगह पे ये पूछा भी जाता है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉलेज को जानना भी जरूरी है आपको, जो किताबी कीड़ा नहीं बनना है, थोड़ा नॉलेज भी रखना, ये सब क्या जरूरी है। अब आएंगे, अब हम लोग का चलेगा कि सारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे में कार्बन का होना जरूरी है, यानी व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग का स्टार्ट हो गया, अब हम लोग 11th की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहला आएगा इसमें व्हाट इज द बेसिक, ये व्हाट इज, क्वेश्चन मत बनाइए, केवल लिख लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला पॉइंट आएगा कि कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट, कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट, कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल organic, carbon is the fundamental element of all organic compounds, of all organic compounds। ये क्या है, आपके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंडामेंटल एलिमेंट है, मूल तत्व तो यही है। दूसरा आएगा अदर कंपाउंड्स उसमें मदद करते हैं, जैसे ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, तो लिख सकते हैं इसमें कि अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स लाइक, कौन कौन सा, हाइड्रोजन भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एंड सल्फर नहीं रहने दीजिए, क्लोरीन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सल्फर एंड Cl, क्लोरीन, या एंड हैलोजन भी कर सकते हैं, एंड हैलोजन ग्रुप्स आर, हैलोजन ग्रुप्स आर अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह एंड वगैरह are also used in the organic compounds, are also used in the organic compounds। इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे कार्बन एंड, वो तो आप लोग समझ रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में आप लोग जान रहे हैं। अब आएगा ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये डेटा याद रखना जरूरी है, ड्यू टू यूनिक ड्यू टू UNIQUU, ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, properties of carbon, due to unique properties of carbon, large varieties of organic compounds, उधर नहीं मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को confusion नहीं हो, large varieties of organic compounds, large varieties of organic compounds are synthesized in lab, लार्ज वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन लैब। लार्ज वेराइटी का मतलब क्या है, लार्ज वेराइटीज का मतलब ये हो गया कि 70 लाख, अभी तक तो क्या 7 बहुत है, 7 × 10⁶ आपका ये बुक बोलता है, लेकिन ये तो आपका क्रॉस कर चुका है, कम से कम आपका 7 × 10⁻10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्रॉस कर चुका है। ये तो बहुत पुराना डाटा आपके बुक का है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इस डेटा को। अब प्रश्न है कि ड्यू टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन,
तब आपके ब्रेन में आएगा कि सर व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का वो कौन सा यूनिक प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का वो कौन सा यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वो कर लिया, अदर कंपाउंड इतने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इसके दो ही हैं, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जो 10th में आप लोगों को पढ़ना था। पहला आपका आएगा कैटेनेशन, कैटेनेशन, और सेकंड आएगा आपका टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन एंड सेकंड आएगा आपका टेट्रावैलेंसी। नोट कीजिए। तो अब प्रश्न है कि व्हाट इज कैटेनेशन, हम लोग शुरू करते हैं। अब प्रश्न आएगा कि व्हाट इज कैटेनेशन, तो लिखेंगे यहीं पे कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, दोस्त बनाने की क्षमता कह सकते हैं इसको। कैटेनेशन का मतलब दोस्त बनाने की क्षमता, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है। तो यहीं पे लिख लेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिख लेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो सबसे बेस्ट कैटेनेशन जो दिखाता है वो आपका क्या है, कार्बन दिखाता है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन सोज, कार्बन कैसे मैं दिखा दूंगा अभी। कैटेनेशन का मतलब समझ लीजिए पहले क्या है, जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, ये सारे के सारे एक दूसरे, देखिए दोस्त बनाते जा रहा है ये। उसी तरह सल्फर भी क्या करता है, बहुत सारा दोस्त बनाता है। फॉस्फोरस भी बहुत सारा दोस्त बनाता है। अब सल्फर के केस में पढ़े होंगे, सल्फर S8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फॉस्फोरस में पढ़े होंगे आप लोग P4 होता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, वो है ओजोन, ओजोन है। तो कार्बन कितनाऊ चेन को जोड़ देगा, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कार्बन को जोड़ता चला जाएगा, उस पर उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सल्फर जो है वो 8S8 नाम सुने होंगे आप, S8 भी होता है। फॉस्फोरस कितना होता है, P4 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, O3 होता है ओजोन के केस में। लेकिन ये इन सारे के सामने तो ये बहुत लंबा होता है, 100 जाता है वो एक साथ। तो यानी कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन, सबसे ज़्यादा दोस्त बनाने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि कार्बन शोज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। लिख लेंगे वहीं पे, कार्बन शोज greatest tendency of carbon shows greatest tendency of catenation, greatest tendency of catenation in whole chemistry. Catenation in whole chemistry. कार्बन शोज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन इन होल केमिस्ट्री। अब कहेगा सर वो कैसे दिखाता है, कैसे इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड बन गया, तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल कैसे बन गया कि इतना लंबा चेन बना ले रहा है, और ये 5 ही बनाता है, जिसका स्टेबल क्यों नहीं हो पाता है। आइए हम लोग सीखते हैं क्यों नहीं, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका ऐसा क्या इसमें कहानियाँ हैं। तो आइए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किस में, किलो कैलोरी पर मोल में मेजर किया जाता है, याद रखेंगे। बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी ना मेजर करते हैं। तो कार्बन कार्बन आएगा, इसका आएगा सिलिकॉन सिलिकॉन, नेक्स्ट आएगा फॉस्फोरस फॉस्फोरस, कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन फॉस्फोरस फॉस्फोरस, उसके बाद से कार्बन कार्बन सिलिकॉन से फॉस्फोरस, उसके बाद से आएंगे सल्फर सल्फर, उसके बाद से आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और तब आ जाएगा हम लोग का नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड मैंने लिया, कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन फॉस्फोरस फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस को पहले कीजिए, सल्फर पहले आएगा ना, सिलिकॉन, हाँ ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और तब कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो इसमें देखा गया है कि इसके बीच की बॉन्ड की एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल की हुई, 83 किलो कैलोरी पर मोल, और इसका हो गया 54 भी, और सल्फर को पहले लीजिए, लग रहा है, तो यहाँ पे सल्फर जाएगा और उसके बाद से फॉस्फोरस, तो इसका भी 54 किलो कैलोरी पर मोल, और इसका आ गया 50, 39 और तब आ गया 35। ये क्या कहना चाह रहा है आइए मैं बताता हूँ, सब में किलो कैलोरी पर मोल। जैसे मान लेंगे कि कार्बन को ले लिया और उधर से हमने नाइट्रोजन को ले लिया, और दोनों के बॉन्ड को हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया, जलाया, यहाँ पे सिगरेट जल गई सिगरेट मेरी। अब इसको मैंने क्या किया, जलाना स्टार्ट किया। जैसे ही जलाना स्टार्ट किया तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, 83 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी देनी होगी। यानी यहाँ से ये जो सप्लाई करेगा वो 83 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी सप्लाई करेगा, और वही कैंडल, वही सिगरेट, वही आपका बर्नर यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन के लिए 35 किलो कैलोरी एनर्जी की सप्लाई करेगा। सेम है, तो क्या जितना देर में ये टूटेगा, मान लीजिए ये 1 सेकंड में टूट जा रहा है या 5 मिनट में टूट जा रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है बॉन्ड, 5 मिनट तो बहुत हो जाएगा, 2 सेकंड मान लीजिए या 10 सेकंड मेजर करने के लिए 10 सेकंड में टूट जा रहा है, तो इसको देख रहे हैं ना, इसका ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 टाइम्स, मतलब 2.5, ये क्या कहते हैं 2.5 टाइम्स सबका क्या है, बहुत ज़्यादा है, 2.5 गुना है ये, तो 2 टाइम्स से ज़्यादा है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 35 दूना 70 होता है, 35 टू जा क्या होता है 70, मतलब इसको 70 रहता था, अगर ये 10 मिनट लेता तो ये 20 मिनट लेता टूटने में, क्योंकि ये दूना देते रहा ना, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है उससे। इसका मतलब है कि अगर वो 10 मिनट ले रहा था अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स लेगा तोड़ने में। तो इसका मतलब क्या है, इसकी बॉन्ड की एनर्जी बहुत स्टेबल है, बहुत देर के बाद ये टूटेगा, और ये टूट नहीं रहा है, ये टूट जा रहा है और ये बहुत देर के बाद टूटेगा। इसका मतलब इसकी बॉन्ड की एनर्जी बहुत स्टेबल है, ये टूटना नहीं चाह रहा है जल्दी। इसीलिए कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये बहुत सारे बॉन्ड को क्या करता है, अपने में प्लस करता चला जाता है। लेकिन ये इसकी एनर्जी खुद कम है, एक और एनर्जी पूरा पेंडुलम हिल जाता है। इसको अगला दोस्त बनाने की क्षमता नहीं है, दोस्त बनाएगा 4 दोस्त बनाएगा, पूरा पेंडुलम हिल जाती है इसकी। लेकिन ये कितना ही दोस्त इसका रहता है, पूरा का पूरा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत देर तक आप एनर्जी देंगे तब ये ब्रेक करेगा, और इसको तुरंत एनर्जी देंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि बहुत देर के बाद ये टूट रहा है ना, तो बहुत देर के बाद टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे समझिएगा, जैसे जैसे बॉन्ड की एनर्जी घट रही है, आप देख रहे हैं कि इसकी क्या थी, बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम था तो इसकी स्टेबिलिटी कम था। यानी जैसे जैसे बॉन्ड की एनर्जी घट रही है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड decreases as the bond energy decreases। देख रहे ना, बॉन्ड एनर्जी घट रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज एज द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी घटेगा बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होगा, जैसे जैसे स्टेबिलिटी घट रहा है बॉन्ड की एनर्जी भी घट रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सिलिकॉन का आएगा, और सिलिकॉन का बॉन्ड सल्फर के बॉन्ड के बराबर एनर्जी रखता है। उसके बाद से कौन आएगा, आपका देख रहे हैं फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस के बाद ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आएगा। यानी सबसे ज़्यादा कैटनेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन दिखा रहा है, कार्बन दिखा रहा है। उसके बाद क्या, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का आप जानते हैं, कार्बन का क्या होता है, 100 कार्बन भी एक साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन तो नहीं दिखाता है, आएंगे वहाँ पे क्यों नहीं दिखाता है, मैं वो भी बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन सल्फर तो दिखाता है, और आपके नज़र में अभी तक तो है S8। फॉस्फोरस का आपके नज़र में है P4, ऑक्सीजन का आपके नज़र में है O3,
और नाइट्रोजन का आपके नज़र में है N2। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी घट गया, कैटनेशन दोस्त बनाने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, घटती जा रही है। मात्र ये 2 ही नाइट्रोजन को जोड़ सकता है, ये 3 ऑक्सीजन, ये 5-4 फास्फोरस, इस 8 सल्फर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 से भी ऊपर को जोड़ता है ये। तो जिसका बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होगा। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आएंगे तो CH बॉन्ड, अब तो ये तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 83 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी है, समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी स्टेबल होता है, याद रखेंगे इस डेटा को, क्योंकि फिर ये रिएक्शन में बहुत काम करना है इस पर। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी काफ़ी स्टेबल होता है, और ये होता है इसके बीच का बॉन्ड इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये होता है 97 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी को रखता है। यानी इसके बॉन्ड को तोड़ने में भी ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, यानी इसी कारण से नेचर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। कोई पूछेगा कि नेचर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन क्यों मिलते हैं, तो कहेंगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अदर के बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए आपका नेचर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोकार्बन्स आर, HC का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन नेचर, हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन नेचर। इसी कारण से नेचर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट हम लोग का आएगा टेट्रावैलेंसी, और टेट्रावैलेंसी के बाद कैटेनेशन तो खत्म हो गई हम लोग की, टेट्रावैलेंसी आएगा और हम लोग का ऑर्गेनिक स्टार्ट। लिख लीजिएगा